start our new chapter, chapter 3, वर्तनी व्यवस्था. वर्तनी व्यवस्था मतलब कि स्पेलिंग सिस्टम. ओके, हमारा ग्रामर का न्यू चैप्टर है वर्तनी व्यवस्था, या जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्पेलिंग सिस्टम. वर्तनी व्यवस्था क्या होती है? हिंदी भाषा की ये विशेषता हमने जानी है कि जैसे हम शब्द बोलते हैं वैसे ही वो लिखे जाते हैं. अर्थात देवनागरी लिपि की ये विशेषता है कि जैसे भी शब्द बोले जाते हैं वो वैसे ही लिखे जाते हैं. और हिंदी में स्वरों के लिए मात्रा चिन्ह निर्धारित है, उन्हें व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है, जबकि अंग्रेजी में वैसा नहीं होता. जैसे हम साइकोलॉजी शब्द बोलते हैं तो हम उसे साइकोलॉजी स से बोलते हैं, लेकिन वो लिखा किससे जाता है? टी से जाता है. ऐसे ही हम नाइफ बोलते हैं, नाइफ किससे स्टार्ट होता है? के से स्टार्ट होती है हमारी स्पेलिंग, लेकिन हम बोलते क्या है? नाइफ. लेकिन हिंदी में अलग होता है, जैसे बोला जाता है वैसे ही हम उसे लिखते हैं, और जैसे मात्राओं का प्रयोग होता है वैसे भी मात्राएं उसी तरह से लगाई जाती हैं. जैसे हिंदी में अ के लिए ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ और ओ. इन सब के लिए अलग अलग एक मात्रा निर्धारित की गई है. ठीक है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, उसे ऐसे ही लिखा जाता है. जैसे फर्स्ट देखिए कि अगर जब हम उसे व्यंजन के साथ मिला देंगे तो वो ऐसे लिखा जाएगा कलम, कछुआ, कमल आदि. आ की मात्रा कैसे होगी? काला, काजल, कान आदि. ठीक है, ऐसे ही अगर हम री की मात्रा देखें तो री की मात्रा कैसे लगाएंगे हम? कृपा, कृतार्थ, ठीक है, कृषक, ऐसे नीचे की तरफ. ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा अगर हम देखें तो बड़े ऊ की मात्रा नीचे की तरफ मुड़कर राइट हैंड साइड को जाती है, और छोटे ऊ की मात्रा लेफ्ट हैंड साइड को जाती है. ऐसे ही ई की मात्रा होती है, ई की मात्रा लेफ्ट हैंड साइड को, छोटे ई की मात्रा लेफ्ट हैंड साइड को लगती है, और बड़े ई की मात्रा राइट हैंड साइड. ओके, बाकी सब मात्राओं का भी यहाँ बताया गया है कि के की मात्रा में ए के आता है, और जब हम कई कई लिखते हैं, कैसा, कैलाश, तो हम अ की मात्रा का यूज करें, यानी कि हम दो मात्रा लगा रहे हैं, बड़े की मात्रा लगा रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. र में उ और ऊ की मात्रा भिन्न रूप में लगती है, यानी कि छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा अलग अलग तरह से लगती है. और जैसे हमने पिछले अध्याय में स्पष्ट किया है कि व्यंजन स्वर के साथ ही उच्चारित किए जाते हैं, अतः अ की मात्रा की आवश्यकता ही नहीं थी, और व्यंजनों को जब स्वर के बिना दर्शाना होता है तो पाई हटा दी जाती है. ठीक है, और उसे हम आधा प बना देते हैं या आधा शब्द वर्ण लिखते हैं. ठीक है, उसकी जगह हम आधा वर्ण लिखते हैं, और जिससे हमारा शब्द बन जाता है. जैसे दिग्गज, उसमें दो ग आएंगे. ठीक है, ऐसे ही छुट्टी, इसमें दो ट आ रहे हैं लेकिन एक आधा आएगा और एक पूरा आएगा, लेकिन उसके नीचे हम आधा ट कैसे लिखेंगे? हलंत लगा देंगे. ठीक है, अब र के विभिन्न रूप. आपने र वर्ण के बारे में जाना होगा. कभी तो र नीचे की तरफ लग जाता है, कभी ऊपर की तरफ लग जाता है ना? कभी वो किसी के सिर के ऊपर लग रहा है और कभी वो किसी के पैरों के नीचे जा रहा है. बहुत कंफ्यूजन वर्ण है ना? तो र शब्द के आरंभ में स्वर के पहले आता है. जैसे हमारा स्वर आ रहा है आ स्वर है. ठीक है, उससे पहले हमारा क्या आया? र, राज. ओके, ठीक है. इसके अलावा शब्द के बीच में जब दो स्वरों के मध्य र आता है, यानी आगे की तरफ भी स्वर है, पीछे की तरफ भी स्वर है, तो बीच में अगर र आता है तो वो सिंपल तरीके से ही लिखा जाता है, वो र ही लिखा जाएगा. जैसे आरती, आ पहले हमारा क्या आया? स्वर है आ, फिर र, फिर अ, फिर
त, क्योंकि र जो है व्यंजन है, जब भी हम व्यंजन को प्रोनाउंसिएशन उसका हम करेंगे तो हमारा क्या लिखा जाएगा, आ आएगा। ठीक है, आर हलंत, र हलंत में आ जाएगा और अ लिखा जाएगा। ठीक है, फिर त और ई, लेकिन आगे और पीछे जब स्वर हो तो वह र सिंपल लिखा जाएगा। ठीक है, ना वो नीचे आएगा ना वो ऊपर आएगा। शब्द के अंत में स्वर के बाद भी यही स्थिति होती है। जब शब्द के अंत में स्वर आता है तो यही सिंपल तरीके से र हम लिखते हैं। सिंपल सी बात है कि स्वर जब भी हो शब्द में, चाहे वो आगे की तरफ हो चाहे वो पीछे की तरफ हो या र उसके बीच में आता हो, ठीक है, हम र को सिंपल तरीके से ही लिखेंगे, ना हम उसको ऊपर की तरफ ना हम उसको नीचे की तरफ। ठीक है, स्वर वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वो एकदम सिंपल तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन जब शब्द में व्यंजन भी हो, आगे पीछे स्वर ना आए, तब हम र का प्रयोग कैसे करते हैं वो जानते हैं। र जब भी व्यंजन के पूर्व आता है तब वह जहां उच्चारित होता है उसके अगले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है। रेफ के रूप में मतलब जैसे ये दिखाया गया है, ठीक है, वैसे र जब व्यंजन के पूर्व आता है। ठीक है, जैसे हम देखो यहाँ पर कर्म है, क र म पीछे क्या आवाज आ रही है, म की आवाज आ रही है। ठीक है, म किसकी आवाज है, एक व्यंजन है म, और म से पहले र की आवाज आ रही है, यानी कि व्यंजन आ गया तो हम उसके सिर पर लगा देंगे। उसे सिर पर लगाना मतलब यानी कि रेफ की तरह हम उसे लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया गया है कर्म, अब व्यंजन की आवाज आ रही है तो इसीलिए हमने उसको सिर के ऊपर, म के सिर के ऊपर लगाया है और यह स्वर रहित होता है। व्यंजन के बाद र इस रूप में आता है। ये तो हमने पहले वाला शब्द देखा। ठीक है, अब अगर बाद में व्यंजन आ रहा है तो हम कैसे लगाएंगे, जैसे ग्राम, ग्राम, बीच में क्या आ गया, हमारा स्वर आ गया। ठीक है, अब स्वर आ गया और उसके साथ पीछे बिल्कुल व्यंजन आ रहा है और पहले भी व्यंजन है, तो हम क्या लगाएंगे, गराम, गराम। ठीक है, ग हलंत बन जाएगा, र आ म अ, ग्राम, तो हम नीचे की तरफ लगाएंगे। ऐसे ही प्रेम में प्र, प्र ए म, तो ये भी नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, त में र मिलाकर हम त्र बनाते हैं। कैसे, जैसे आपने देखा होगा त्रिशूल, है ना, तो वो कैसे बना त्रिशूल, त्र कैसे बना, यानी कि त और र मिलकर प्र बनते हैं। जैसे हम लिखे पत्र, पुत्री, पुत्र, त्रिशूल। ठीक है, ये सब शब्द कैसे बने, त और र मिलकर बने। श के साथ र जुड़ने पर श्र रूप में लिखा जाता है। जैसे अब श क्या है, व्यंजन है। ठीक है, और जैसे हमने लिखा श्रम, पीछे भी व्यंजन की आवाज आ रही है। अभी हमने रूल पढ़ा था कि जब आगे व्यंजन हो और पीछे भी व्यंजन हो तो वो कहाँ आएगा, उसके पैरों में आएगा, है ना, तो उसके पैरों में हम ऐसे ही लिख देंगे फिर। और आगे हमारा क्या आ रहा है, श, तो श और र मिलकर क्या बन गई, श्र, श्रम और श्रेष्ठ। अब त्वर्ग के व्यंजनों के नीचे आपने ये वाला चिन्ह भी देखा होगा, हमेशा र के लगता है। त्वर्ग हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, त्वर्ग च्वर्ग त्वर्ग पढ़ा था ना, तो त्वर्ग व्यंजन के नीचे ये वाला चिन्ह लगेगा, जैसे ट्रेन। ठीक है, ट र ए न अ, ट्रेन, नीचे क्या आया, ट्रेन, ये वाला र लग जाएगा नीचे। ठीक है,
स्वर के साथ कैसे लगेगा और व्यंजन के साथ कैसे लगेगा, ये हमने अभी जाना। उसके बाद है अनुस्वार, चांद बिंदु जिसे हम कहते हैं, जैसे बिंदी जिसे हम कहते हैं। बिंदी कहाँ इस्तेमाल होती है? हम चंचल को चंचल भी लिख सकते हैं। जहां इस प्रकार के पंचम वर्ण तथा अनुस्वार में विकल्प रहे तो बिंदु से लिखना बेहतर होता है। क्यों बेहतर होता है? एक तो हम स्पेलिंग मिस्टेक से बच जाते हैं और दूसरा हमारा जो शब्द है वो जगह कम लेता है ना। जैसे ये बात समझिए कि पंचम वर्ण आप जब क ख ग घ अण, अण हमारा पांचवा वर्ण हुआ, ठीक है। ऐसे ही हर एक व्यंजन के आखिर में अण आता है, ठीक है। उसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? उसे हम ऐसे बिंदी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं अण, लेकिन ऐसे लिखना ज्यादा उचित है क्योंकि वो स्पेस कम लेता है और दूसरा वो स्पेलिंग मिस्टेक होने से भी हमें बचा सकता है। इसका नियम है कि जहां पर अनुस्वार का उच्चारण हो तथा उसके बाद वाला वर्ण जिस भी वर्ग का हो, अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। घंटा, घंटा शब्द में अनुस्वार के उच्चारण के बाद तो और त्वर्ग का पंचम वर्ण न है, अतः घंटा शुद्ध है और घंटा अशुद्ध है, ठीक है। क्योंकि घंटा उसमें हम ये वाला अनय ही लगाएंगे, जो अनय हमारे पंचम वर्ण कहलाते हैं, हम उसी अनय का यूज करेंगे। हम ये वाला न इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। समझिए इस बात को। अनुस्वार बिंदु का प्रयोग जहां उच्चारित हो उसके पहले वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे कि चंचल, चन, न की आवाज आ रही है। कब आ रही है न की आवाज? च के बाद आ रही है, ठीक है। च के बाद आ रही है ना की आवाज, तो हम उससे पहले लगाएंगे, उस च के ऊपर लगाएंगे, ना कि इस च के ऊपर, ठीक है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम हिंदी में शब्दों को बहुत अच्छे से उच्चारण करना जानते हो, ठीक है। जब तक हम शब्दों का उच्चारण अच्छे से करना नहीं जानेंगे, हम उसे लिख नहीं पाएंगे। जैसे चंचल, न की आवाज पीछे से आ रही है, इसीलिए वो बिंदी पहले वाले च के ऊपर लगाएंगे, ओके। पाई के ठीक ऊपर या मात्रा के बाद, जैसे यहाँ दिखाया गया है घंटा, बेन आदि। सानुनासिक स्वर क्या होते हैं? हमने सेकंड चैप्टर में पढ़े थे, मेरुनासिक, ठीक है, और सानुनासिक। सानुनासिक जब हवा, जो भी वर्ण हम बोलते हैं, जब हवा हमारे मुंह से और नाक से दोनों से निकलती है तो उसे हम सानुनासिक स्वर कहते हैं, जिसे हम चांद बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन चांद बिंदु का उपयोग बहुत कम हो गया है और जहां पर भी मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर चली जाती हैं उसमें तो हम चांद बिंदु का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब शिरोरेखा, शिरोरेखा मैंने समझाई थी देवनागरी लिपि के समय कि जो भी हम शब्द लिखते हैं उसके ऊपर आपने हमेशा देखा होगा एक लाइन लिख देते हैं, एक लाइन हम जरूर लगाते हैं हिंदी में, उसी लाइन को हम शिरोरेखा कहते हैं, यानी कि सिर के ऊपर लगने वाली रेखा, ठीक है। सिर के ऊपर लगने वाली एक लाइन जिसे हम शिरोरेखा कहते हैं, जो कि एक देवनागरी लिपि की पहचान होती है, ठीक है। जब कोई भी मात्रा, जैसे कि ये वाली मात्रा, छोटे की मात्रा, बड़े की मात्रा, ए, आई, ए और ओ और औ की मात्राएं जो कि शिरोरेखा के ऊपर लिखी जाती है, उन पर चंद्र बिंदु लिखने का रिवाज अब नहीं रहा, अब नहीं लगाते, ठीक है। और ये भी छूट है कि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा आने पर मात्रा के साथ चंद्र बिंदु ना लिखकर केवल बिंदु में ही लिखा जाता है, पर बोलते समय उच्चारण
सानुनासिक स्वर का ही होगा। ठीक है, जब हम बोलेंगे तो वो हमारा वैसे ही बोला जाएगा जैसे हम चांद बिंदु में बोलते हैं। जैसे लड़कियों, की आवाज कैसे आ रही है? मुंह से भी आ रही है और नाक से भी हवा निकल रही है। ईंट, ईंट मुंह से भी और नाक से भी। तो ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे हम चांद बिंदु का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं हो जाती हैं उनमें हम चांद बिंदु नहीं लगाते। जैसे अब कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, सामान्य स्वर है, सानुनासिक स्वर है और उनके उदाहरण है। ठीक है, जैसे अ के ऊपर चांद बिंदु लगाई हमने और क्या बन गया? अंगूठी। अब देखो ये जो हमारी मात्राएं हैं जो शिरोरेखा के ऊपर जा रही हैं उनमें सिर्फ हमने बिंदी लगाई है। ऐसे ही छोटे ऊ की मात्रा में हमने चांद बिंदु लगाई है। बड़े ऊ की मात्रा में हम लगा सकते हैं क्योंकि वो शिरोरेखा के ऊपर नहीं जा रही। ठीक है, वर्ण विच्छेद क्या होता है? अब वर्ण विच्छेद मतलब वर्ण तो आप जानते हो, स्वर और व्यंजन। विच्छेद यानी कि अलग अलग करके लिखना, अलग अलग कर देना उनको। ठीक है, अब जैसे संगम, स उसके पीछे किसकी आवाज आई? अ की। अंग, अंग आता है ना। ठीक है, अंग, फिर ग, फिर अ, फिर म और फिर अ, संगम। ओके, इसके बाद वर्ण विच्छेदों के कुछ उदाहरण हैं जैसे आ, चा, आ, र, य, अ, ये सब। ठीक है, इसके बाद उच्चारण संबंधी महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं कि जैसे गए, जाए, नई आदि का उच्चारण कैसे होगा? गए, जाए, नई, ऐसे। उसी के अनुरूप लेखन में दोनों रूपों का प्रयोग होता है। इन्हें स्वरों से ही लिखा जाना चाहिए। ठीक है, और जहाँ ऐसी स्थिति व्याकरणिक परिवर्तन की नहीं हो, शब्द का मूल रूप हो, वहाँ स्वरात्मकता परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। जैसे स्थायी, अव्ययभावी भाव और दायित्व। ठीक है, यदि शब्द के अंत में दीर्घ स्वर है और वचन आदि के परिवर्तन से उसमें कुछ जुड़ता है तो दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दवाई, बहुवचन क्या होगा? दवाइयाँ और बहुएं। भाषा विकास के लिए अन्य भाषाओं से भी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। जैसे हमने नुक्ता बिंदी ली, है ना, नुक्ता बिंदी ली हमने, और हिंदी में अंग्रेजी, अरबी और फारसी के कुछ शब्द आ गए। जैसे हमने नुक्ता बिंदी लगाकर नए नए शब्द बना दिए लेकिन लिखा एक ही जैसे जाता है ना। सजा, सजा, फन, फन। नुक्ता बिंदी जब लग जाती है तो वो शब्द थोड़ा जोर देकर बोला जाता है। हिंदी में संस्कृत से आए बहुत से शब्दों का हल चिन्ह लुप्त हो गया है और जैसे न के नीचे कोई हलंत नहीं लगता। ठीक है, ये कुछ हमारे सामने शुद्ध और अशुद्ध रूप बताए गए हैं कि हमें क्या कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, इसे एक बार आप खुद से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि र में उ और उ की मात्रा किस स्थान पर लगती है? तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं कि र में उ और उ की मात्रा नीचे ना लगकर मध्य में लगाई जाती है। ओके, सानुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, र में उ और उ की मात्रा लगाकर दो दो शब्द लिखिए। ठीक है, तो आप कुछ भी ऐसे शब्द बना सकते हैं जैसे मैंने कुछ लिखे हैं। ठीक है, श्र और श्री में क्या अंतर है और उनके दो दो रूप लिखने हैं। तो श के साथ जब र जुड़ जाता है तो वह श्र बन जाता है, लेकिन जब श्रम, जैसे श्रम और श्रेष्ठ और श्री में जब श के साथ री की मात्रा लग जाती है, ठीक है,
क्योंकि उसमें री की मात्रा लगती है और ये शब्द अब बहुत ज्यादा प्रयोग में नहीं आता, जैसे श्रृंगार, ऋतु आदि। अब ये कुछ हमारे सामने वर्ण दिए गए हैं और उनको हमने बनाया है, एक नया शब्द बनाया है। जैसे फर्स्ट है हमारा श्रीमती, दूसरा है हमारा व ई श व आ स, विश्वास। ठीक है, नेक्स्ट है प र अ द अ र स न ई, प्रदर्शनी। ठीक है, ऐसे बाकी शब्द मैंने बना दिए हैं यहाँ पर, आप एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट है कि आपको ये शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे? घृणा ऐसे लिखा जाता है, चाहिए ऐसे लिखा जाता है, झूठा नहीं होता झूठा होता है, ऐसे ही कृपा नहीं होता कृपा होता है, वस्तु में छोटे ऊ की मात्रा आती है। आशीर्वाद, आशीर र पीछे आवाज आ रही है व्यंजन के, तो और इधर भी व्यंजन है तो हम व के ऊपर र लगा देंगे। ठीक है, मक्खन, मक्खन क आ रहा है। ठीक है, ऐसे शब्दों को हम ऐसे लिखेंगे। इसके बाद वर्ण विच्छेद कैसे होगा? वर्ण विच्छेद जैसे स आधा स है तो स के नीचे हलंत आ जाएगा, व अ स थ य अ। ये आपको बोल बोल के और प्रैक्टिस करने पर ही अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, एक ये देखिए सन्यासी, जब हम सन्यासी न की आवाज, यहाँ बिंदी की जब आवाज आती है तो उसमें हम म हलंत करके लगा देते हैं। ठीक है, सन्यासी ऐसे बनेगा। ओके, अब मानक वर्तनी के उपयुक्त विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाना है। जैसे कौन सा हमारा शब्द बिल्कुल ठीक है, जैसे ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, संबंध ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद श्रृंगार, सॉरी श्रृंगार, ये ग वाला ठीक होगा। ठीक है, ग वाला ठीक नहीं होता भी, नीचे र नहीं आता अब उसके। ठीक है, ये ग वाला ठीक कर लेना। उसके बाद बंदर ऐसे लिखा जाएगा, जाए ऐसे लिखा जाएगा, है ना। और चांद, चांद में तो चंद्र बिंदु आएगी। ठीक है, तो आज हमने जाना कि स्पेलिंग सिस्टम क्या होता है, हिंदी में हम वर्तनी व्यवस्था कैसे करते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।